हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, फंडामेंटल राइट्स। सीटेट पेपर नंबर 2 के लिए एसएसटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पॉलिटी के से रिलेटेड है। ठीक है, तो एसएसटी में आपको पता है 4 से 5 सब्जेक्ट का मिश्रण रहता है, जिसमें जियोग्राफी रहती है, पॉलिटी रहती है, हिस्ट्री रहती है, उसके बाद ही इकोनॉमिक्स भी रहती है। ठीक है, तो 4 से 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो एसएसटी में उनका मिश्रण होता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है आज का, पॉलिटी से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स। मैंने क्यों कहा कि मेरा फेवरेट मतलब टॉपिक है ये, और सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी मान ही लो आप, एसएसटी मेरा फेवरेट ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये हमें बहुत 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 सारे प्रॉब्लम से बचाता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मैक्सिमम हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से बनते हैं, और आज की क्लास में हम इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, ये क्यों हमें दिए गए हैं, ठीक है, इनकी हमें ज़रूरत क्या है, ये किसे मिले हैं, किसने दिए हैं, सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास में आपने एंड तक ज़रूर बैठना है, क्लास को लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट जरूर करें, क्योंकि सी टैट के बहुत सारी क्लासेस मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसमें बता चुकी हूँ। तो आज की क्लास में पहले हम, जैसे कि हर क्लास में करते हैं, कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे। ठीक है, पहले टॉपिक क्लियर होगा तभी हम एमसीक्यूज लगाएंगे, ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके खुद एमसीक्यूज को सॉल्व करने की क्षमता रख पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हैं। तो ये अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सीटेट में ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है, इसलिए आज आपके लिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है, तो सीटेट का फेवरेट टॉपिक है ये, और मेरा तो है ही। ठीक है, मैंने तो आपको शुरू में ही बता दिया कि मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, ठीक है, उनकी क्या विशेषताएं होंगी। तो ये होंगी कि ये न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं। तो न्यायालय द्वारा ये जो है वो जस्टिबल होते हैं। ठीक है, न्यायालय के द्वारा सुरक्षित होते हैं। ठीक है, अगर इनकी अवहेलना होती है तो ये हम जो है वो न्यायालय इनकी रक्षा जो है वो करता है। ठीक है, तो न्यायालय के द्वारा ये सुरक्षित होते हैं मौलिक अधिकार। उसके बाद है कि राज्य के खिलाफ भी ये लागू होते हैं। मान लो कि आपको इस चीज का उदाहरण दूं कि राज्य के खिलाफ ये कैसे लागू होंगे। मान लो कि अगर राज्य, जो भी भारत के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट मिले हैं, अगर उनकी अवहेलना करता है राज्य, कोई ऐसी नीति लागू कर देता है, कोई ऐसा कानून बना देता है जिसमें नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना हो रही है, तो फिर राज्य के खिलाफ भी ये लागू होते हैं। ठीक है, तो राज्य के खिलाफ भी ये लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं। यह एक, जो नागरिक हैं भारत के, उनकी स्वतंत्रता यानी कि उनकी लिबर्टी और उनकी इक्वालिटी, उनकी इक्वालिटी, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मौलिक अधिकार हमारे लिए। नेक्स्ट है कि उल्लंघन होने पर सीधे रिट, जो जुडिस जुडिसेक्शन है, उसके तहत जो है अदालत में जा सकते हैं। जो आर्टिकल 32 है, जो अनुच्छेद 32 है, उसमें जो रिट दिया गया है उसके तहत हम अदालत में भी जा सकते हैं, अगर इन अधिकारों का उल्लंघन जो है वो होता है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि हमारे मौलिक अधिकार आखिर क्या क्या है। ठीक है, और आर्टिकल्स के साथ हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में कौन सा अधिकार जो है वो दिया गया है।
वैसे तो बात करें अगर फंडामेंटल राइट्स की, जब पूछा जाता है कि संविधान के कौन से भाग में फंडामेंटल राइट्स हैं, तब तो आपको पता है भाग नंबर 3 में है, ठीक है, जिसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद अगर पूछे जाते हैं तो 12 से 35 हम कहते हैं। लेकिन ये शुरू होते हैं अनुच्छेद 14 से। तो पहला जो अधिकार हमें मिला है वो है समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, और ये चलता है 18 तक, ठीक है, आर्टिकल 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 18 पर जाकर ये खत्म होता है, ठीक है, 18 पर जाकर ये समानता का अधिकार जो है वो खत्म होता है। अब इन चारों ही 14 से लेकर 18 तक जो 4 आर्टिकल हमारे बने, इनमें चारों में ही अलग अलग बात जो है वो संविधान के द्वारा कही गई है, ठीक है। तो समानता के अधिकार का जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, ठीक है, कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान हैं, फिर चाहे वो किसी भी लिंग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मूल वंश से हो, किसी भी कद के हो, किसी भी रंग के हो, ठीक है, हर प्रकार का नागरिक जो है वो कानून के सामने एक समान है, ठीक है। जैसा कि उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि मान लो कि कोई एक अपराध कर देता है, ठीक है, एक अपराध जो है एक अमीर आदमी करता है और वही अपराध जो है वो गरीब आदमी करता है, तो ऐसा नहीं होगा कि अमीर जो आदमी है उसको कम दंड मिलेगा और जो गरीब आदमी है उसको ज्यादा दंड मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि अगर जो दंड का प्रावधान है उस जुर्म करने पर, जो अपराध करने पर जो दंड रखा गया है वो दंड दोनों को ही बराबर दिया जाएगा, वही अमीर को और वही गरीब को, ठीक है। तो ये उदाहरण था। बाकी इसी तरह से रंग के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है कि अगर किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, अगर उनके साथ भेदभाव इस आधार पर किया जाता है तब भी उनके लिए सजा का प्रावधान जो है वो किया गया है। यानी कि कानून जो है किसी के पास साथ पक्षपात नहीं करेगा, कानून जो है सभी को एक समान मानेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। ये आर्टिकल 17 में बात कही गई है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत ये बहुत बार पूछा जाता है। इवैल्यूएशन टू अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी की जो अंत कर दिया गया, ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया, वो आर्टिकल 17 के अंदर आता है कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं की जाएगी। जैसे कि आपको पता है आजादी से पहले क्या होता था कि जो एक उच्च वर्ग बना लिए गए थे, जैसे राजपूत और ब्राह्मण जो थे वो उच्च वर्ग में आते थे, और जो बाकी के कास्टेस होते थे उनसे उनके साथ वो बड़ा ज्यादा मिसबिहेव करते थे, बड़ा ज्यादा उनके साथ क्रूरता करते थे, जैसे उनको पानी भरने नहीं जाने देना, उनके मंदिर में नहीं प्रवेश करने देना, उनके लिए अलग बस्तियां बना देनी, उनको किसी बड़े घर में प्रवेश नहीं करने देना, मतलब कि बहुत 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 ज्यादा क्रूरता की जाती थी। तो ये आर्टिकल 17 बना दिया गया जिसमें ये कह दिया गया कि हर व्यक्ति समान है और किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। आज से अस्पृश्यता जो है वो उसका अंत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार चलता है 19 से 22 तक। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया और 22 हो गया, तो ये भी 4 आर्टिकल हैं, ठीक है। 4 आर्टिकल हैं जिनमें जो 19 है वो है अभिव्यक्ति, भाषण, संगठन, आव आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब कि अगर आप जो है अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप भाषण दे सकते हो, आप अपने संगठन बना सकते हो, आप देश के किसी भी कोने में आ और जा सकते हो, आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कोई रोकाजाही नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है कि हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, उसके उसको किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हर नागरिक जो है उसकी अपनी इच्छा होती है, वो किस हिसाब से जीवन जीना चाहता है, आप उसको जो है वो फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में आता है, और इसी से रिलेटेड 21A भी है। 21A जो है उसमें जो एजुकेशन टू ऑल है, ठीक है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात 21A में कही गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 आपने देख लिया, और ये भी 4 आर्टिकल हैं, ये आपने याद रखने हैं। राइट टू लिबर्टी जो है वो भी 4 आर्टिकल के अंडर आता है। नेक्स्ट तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। तो इसमें मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक कर दी गई थी, ठीक है। जो भी मानव की तस्करी की जाती थी, इधर से उधर बेचा जाता था, खरीदा जाता था। जैसे कि आपको पता है पहले जमींदारी प्रथा थी, तो उसमें जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनको बंधुआ बनाकर रखा जाता था, उनको मजदूर बनाकर रखा जाता था, उनसे जो है वो उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था, उनको नौकर बनाकर रखा जाता था। तो उस तरह की अब मानव तस्करी जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। और महिलाओं का शोषण बंद होगा, ठीक है। बाल श्रम पर रोक हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले के टाइम ऐसे थे कि जब बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चों को ही जो है वो काम पर रखा जाता था। बहुत छोटे-छोटे बच्चों से ज़्यादा काम लिया जाता था, ठीक है? होटल में, जैसे होटल्स में जो भी ढाबे हैं, मतलब बहुत सारी जगहों पर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होटल ढाबे में, फैक्ट्रीज़ में, ठीक है? हर जगह पर। तो वो बाल श्रम पर रोक लगा दी गई कि हम अब जो है 6 से 14 वर्ष का बच्चा जो है, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके उसके ऊपर उसके उससे बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है? तो ये आर्टिकल 13 सॉरी 23 और 24 थे, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकारों में तीसरा अधिकार था, ठीक है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये होगा कि मानव तस्करी और जो बाल श्रम पर रोक लगा दी गई थी, जैसा कि मतलब कि आपको मैंने बता दिया कि छोटे छोटे बच्चों से जो काम लिया जाता था अब नहीं लिया जाएगा। अब आगे है राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, ठीक है। ये है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। 25 से लेकर 28 तक 4 आर्टिकल इसके अंडर आते हैं। 25 है, 26 है, 27 है और 28 है, ठीक है। तो ये इसके अंडर आते हैं, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे से नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता आपके पास होगी, ठीक है। किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, उसका जो है वो आप पालन कर सकते हो। ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए तो आपको पूरी उम्र हिंदू धर्म में ही रहना पड़ेगा। आपको अगर किसी और धर्म से को अच्छा लगता है, ठीक है, आपको अगर किसी और धर्म को अपनाना है तो वो भी आप अपना सकते हो। आप किसी भी धर्म का पालना जो है वो कर सकते हो। आपको किसी धर्म दूसरे धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 हमने जो मौलिक अधिकार है वो पढ़ लिए हैं। अब 5वां देखते हैं हम। तो 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो ये आते हैं 29 और 30 में, यानी कि 2 आर्टिकल इसमें इसके अंडर आते हैं, 29 और 30। तो इसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ठीक है, वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। उनको ये अधिकार इन आर्टिकल्स के अंदर दिया गया है, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है 6वां हमारा अधिकार, छठा, कि इसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 32 के अंदर आता है, ठीक है। 30 तक हमने पढ़ लिया। 31 जो है उसको हटा दिया गया था और 32 की बात कर रहे हैं हम। तो 32 में ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने इस अनुच्छेद को जो है वो संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने संविधान की आत्मा जो है वो मौलिक अधिकारों को कहा था। तो बी आर अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकारों की, संविधान को की आत्मा, मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 32 में आता है उसको कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तथ्य हम पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमने पढ़ा उसका निचोड़ एक तरह से, कि पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, अभी हमने 6 पढ़े ना। तो हमारे पास पहले जब मूल संविधान बना था, जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान जो था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। लेकिन संपत्ति का अधिकार, ठीक है, अब मौलिक अधिकार नहीं है 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ये केवल अब कानूनी अधिकार जो है वो रह गया है। अब उसको 301 के तहत जो है वो रखा गया है। अच्छा, ये लाइन्स बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों कह रही हूँ ऐसा मैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में 2-3 बार ये लाइन पूछी गई है कि कानूनी अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कौन से आर्टिकल में रखा गया है। तो आपने याद रखना है आर्टिकल 300A के अंडर जो है अब कानूनी अधिकार इसको रखा गया है। किसको? जो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो था उसको कानूनी अधिकार अब बना दिया गया है और इसको 301 के तहत जो है वो रखा गया है। तो ये आर्टिकल 31 में था पहले, ठीक है। जैसा कि 30 के बाद सीधा 32 आ गया, तो 31 में पहले था ये हमारा मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार।
तो ये इसको राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है। इसको अब मौलिक अधिकारों से जब लगा कि इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो फिर उसके बाद इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और 44वां संवैधानिक संशोधन करके जो 1978 में हुआ था, ठीक है, उसको हटा करके जो जो ये संपत्ति का अधिकार है इसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको आर्टिकल 300 ए के तहत जो था वो रखा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। पहले 7 थे और अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हमारे एमसीक्यूज यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज आपने जरूर देखने हैं अंत तक, क्योंकि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसका आप एनालाइज कर सकते हो कि हमारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और हमारी कितनी प्रिपरेशन जो है वो बचती है। आपने अगर टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान लगेंगे और ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने ध्यान लगा के इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आता है वो है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 19 है, 21 है, 14 है या 25 है? ऑप्शन नंबर सी 14 है, ठीक है। 14 जो है वो समानता के अधिकार से रिलेटेड है। बाकी 19 आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार है, 21 भी उसके अंडर आता है, 25 जो है वो कुछ और है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में के अंतर्गत जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या सुरक्षा की बात जो है वो कही गई है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात जो है वो कही गई है? ऑप्शन नंबर बी 21 में कहा गया है कि आपको जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार जो है वो आपको प्राप्त है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि बाल श्रम को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो बाल श्रम जो थे, यानी कि जो भी बाल मजदूरी करवाई जाती थी, बाल श्रम करवाया जाता था, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 आर्टिकल 24 के अंडर इसको बंद जो था वो कर दिया गया था। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों की को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक अनुसंधान जो स्थापित करने का या संस्थान स्थापित करने का जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 30 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 में सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 30 में। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 32, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बी.आर. अम्बेडकर जी संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 के अंडर आता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्न में से तो वो ये है ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, क्योंकि बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी जो हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। केवल संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया गया है, जिसको कानूनी अधिकार बनाकर 300 ए के अंडर जो है वो अब रखा गया है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत हमने पढ़ा आर्टिकल 17 में है, ठीक है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत जो है वो किया गया है। तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 के अंडर जो है वो आता है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आर्टिकल नंबर 19 में जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कुछ भी अपनी मर्जी से बोल सकता है, उसको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है कि रिट्स जो है उसकी जारी करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो रिट्स को जारी करने का अधिकार जो है ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों के अंडर जो है वो आता है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर आता है। नेक्स्ट है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? आर्टिकल नंबर बी 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो भेदभाव का अंत जो है वो किया गया है आर्टिकल नंबर बी में, यानी कि 15 आर्टिकल में भेदभाव का अंत जो है वो किया गया है कि आप भेदभाव किसी के साथ नहीं करोगे। किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है?
तो कानून के समक्ष समानता, ये तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, वो है आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी मूल वंश से, किसी भी रंग से, किसी भी रूप से, किसी भी तरह का हो, उसके लिए कानून के समक्ष समानता जो है वो प्रदत्त होती है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में सुरक्षा दी गई है। तो गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में जो सुरक्षा दी गई है वो है आर्टिकल नंबर 20 यानी कि 22 के अंदर। ठीक है, 22 के अंदर जो है वो आपको गिरफ्तारी और निरोध के अंदर जो है वो सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार तो सभी के लिए है, ठीक है, जीवन का अधिकार, ठीक है, सभी के लिए है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी के लिए है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो केवल नागरिकों को प्राप्त है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, वो कहीं भी अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 के अंदर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है मानव तस्करी का निषेध जो है वो किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है। तो मानव तस्करी को के ऊपर जो रोक लगाई गई है वो लगाई गई है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 23 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 में ये कहा गया है कि अब मानव तस्करी का जो एक अंत है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि धार्मिक शिक्षा को सरकारी संस्थानों में निषिद्ध किया गया है। तो धार्मिक शिक्षा को सरकारी संस्थानों में निषिद्ध किया गया है कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 28 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 28 के अंदर ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो जो हैं वो अपने सरकारी संस्थान खोल सकते हैं, अपनी जो एक तरह से लिपि है, अपनी जो एक तरह से मतलब जो भी कल्चर है उसको बचाने के लिए ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल जब लगता है तो उसमें निलंबित ना होने वाला जो अधिकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 जो है वो आपातकाल लगने पर भी निषिद्ध जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये गिरफ्तारी से संबंधित है। ठीक है, गिरफ्तारी से संबंधित उसको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसको कुछ अधिकार जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है उसका निषेध है। ठीक है, एक्स पोस्ट एक्टो फैक्टो जो लॉ है उसका निषेध है आर्टिकल नंबर वी यानी कि आर्टिकल नंबर 20 के अंदर। ठीक है, 20 के अंदर तो ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है इसमें इसका निषेध इसलिए किया गया है, ये है क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 21 के तहत क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उस समय अपराध उसने नहीं था। ठीक है, उस समय अपराध नहीं था। पहले मान लो कि उसने उस टाइम पर कोई अपराध कर दिया है और उस टाइम पर उसको उसके अगेंस्ट लॉ नहीं था उस अपराध के अगेंस्ट। अब आप जब नया आर्टिकल जब नया कानून बन जाता है, वह कार्य किया गया था और ना ही उस समय सजा उसको सजा दी जा सकती है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि अगर मान लो कि किसी व्यक्ति ने 2026 में कोई कार्य कर दिया है, जैसे कि कोई पोस्ट डाल दी है इंटरनेट पर, ठीक है, तो उसको कोई करने की उसको कोई कानून या सजा नहीं है। ठीक है, मतलब कि 2026 में उसने कोई ऐसी पोस्ट डाल दी जिसकी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई या उसको कोई सजा नहीं मिली, और 2027 में सरकार उस कार्य को अपराध घोषित कर देती है कि हाँ, अगर आप इस तरह के कोई पोस्ट डालोगे तो आपको अपराध की इस तरह के पोस्ट के लिए आपको सजा मिल सकती है। तो उस कार्य को अपराध बनाकर 2 साल की जेल या नया कानून लाती है। ठीक है, अगर सरकार मान लो 2027 में उसी कार्य को जो 2026 में एक व्यक्ति ने किया था उसके ऊपर उसको कोई सजा नहीं मिली थी, अब 2027 में वही कानून बना देते हैं कि आपको 2 साल की सजा होगी और आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। तो 2026 में किए गए उस कार्य के लिए उसको किसी जो जो उसने 2026 में पोस्ट किया था उसको कानून के आधार पर नए कानून के आधार पर उसको सजा नहीं दी जा सकती है। तो यही एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की संस्कृति जो है उसकी रक्षा का प्रावधान है। तो अल्पसंख्यकों की संस्कृति का रक्षा का जो कल्चर जो उनकी जो कल्चर बचाने की जो एक क्षमता है उसकी जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल नंबर 20 यानी कि 29 के अंदर किया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जो है अपनी संस्कृति को बचा सकता है। नेक्स्ट है कि
किस अनुच्छेद में निजी संपत्ति का अधिग्रहण अब कानूनी अधिकार के रूप में है। ठीक है, निजी संपत्ति का संग्रहण मतलब कि जो भी एक प्राइवेट आपकी तो ये अधिग्रहण वो वाला जो कानून था ये 300A के अंडर इसको रखा गया है। ठीक है, 300A के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकारों में था पहले 31 के अंडर रखा गया था उसको, लेकिन जब उसको निजी संपत्ति अधिग्रहण समझ के लोगों ने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया तो इसको हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसको 300A के अंडर जो था वो रखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर अपनी क्लासेस जो हैं उनको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास का बेनिफिट जो है वो ले सकें। आपने अभी तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर कर लें और चैनल पर जरूर विजिट करें, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है कौन सा अधिकार है, वो है आर्टिकल नंबर सी ऑप्शन, यानी कि आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 जो है वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, जो भी विदेशी नागरिक हैं उनको भी ये अधिकार जो है वो प्राप्त है। तो ये जो आर्टिकल है 21 ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये आर्टिकल जो है, ये अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेगार बेगार बिना वेतन के कार्य का निषेध जो है वो किस अनुच्छेद में आता है। ठीक है, बेगार जो है आपको पता है पहले क्या किया जाता था, पहले बंधुआ मजदूरी वगैरह करवाई जाती थी और लोगों से काम जबरदस्ती करवाया जाता था। बेगार वही होता है कि लोगों से जबरदस्ती बिना वेतन दिए काम लेना और बहुत ज़्यादा हार्ड काम लेना। ठीक है, तो वो जो था वो पहले होता था। तो इसको अब बेगार को, ठीक है, निषेध कर दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में निषेध कर दिया गया है? इसको आर्टिकल नंबर 23 के अंडर जो है वो बंद कर दिया गया है, इसका अंत जो है वो कर दिया गया है। इसमें बाल श्रम पर रोक लगा दी गई थी, महिला तस्करी पर रोक लगा दी गई थी, मानव तस्करी पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, महिलाओं के शोषण पर रोक लगा दी गई थी। तो ये आर्टिकल नंबर 23 के अंडर बात कही जाती है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा धर्म के प्रचार हेतु कर लगाने पर रोक है। तो अगर धर्म का प्रचार किया जाता है तो उसके ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता है, उसके ऊपर पैसा नहीं वसूला जा सकता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 27। ठीक है, आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि राज्य जो है वो धर्म के प्रचार हेतु कर नहीं लगा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है, ठीक है, वो आती है आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, 19D के अंडर जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता आती है। ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में बैठे रहना है, बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, बस थोड़े से क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन और फिर हमारी क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बोर नहीं होना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान के कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं। तो संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहले हमारा जो मूल संविधान था उसमें हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन जब मतलब जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल नंबर 31, ठीक है, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, उसको कानूनी अधिकार जो था वो बना दिया गया था। तो भाग नंबर 3 में आते हैं हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो जियोपार्डी का निषेध है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत डबल जियोपार्डी का निषेध है, वो है आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 जो है, अनुच्छेद 20 जो है वो ये कहता है कि आपको एक अपराध के लिए 2 बार सजा जो है वो नहीं मिल सकती है। अच्छा, इसको बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको समझाऊं, बहुत अच्छा एक उदाहरण मैं अगर आपको बताऊं इसका डबल जियोपार्डी का, तो ये है कि मान लो कि आप स्कूटी पर जा रहे हो और आपने हेलमेट्स वगैरह नहीं लगाए हैं, आपका चालान कट जाता है। ठीक है, तो आप उस चालान को दे देते हो, भर देते हो। ठीक है, तो
अगर आपसे आप उसी रोड पर जा रहे हो, आगे फिर से आपको रोक लिया जाता है और आप आगे फिर से आपसे जो है वो चालान माँगा जाता है, आपका चालान काट दिया जाता है, आपको फिर से चालान भरने के लिए कहा जाता है। तो ये जो है ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? अगर आप उनको बता देते हो कि आपका चालान जो है वो हो चुका है, तो आपको दूसरी बार चालान नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है? तो डबल जेओपार्डी यही है कि आपको मतलब कि सज़ा से बचाने के लिए डबल-डबल सज़ा से बचाने के लिए ये जो कानून था ये बनाया गया था, ठीक है? आर्टिकल जो था ये बहुत हेल्प करता है दोहरी सज़ा से, ठीक है? दोहरी सज़ा मिलने से, ठीक है? एक मतलब कि एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा मिलना ये निषेध कर दिया गया है, ठीक है? इसका उत्तर ये होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो कौन-सा अनुच्छेद जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? वो है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 21 ए, ठीक है? आर्टिकल नंबर 21 ए को बाद में ऐड किया गया था, ठीक है? इसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो उसका प्रावधान किया जाएगा, ठीक है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरंभिक शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए का प्रावधान जो है वो किया जाएगा, ठीक है? आर्टिकल नंबर 21 ए, ठीक है? ए ज़रूर साथ में आपने देखना है। नेक्स्ट है कि इस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात कही गई है। तो कौन से रोजगार में समान अवसर की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 16 यानी कि 16, ठीक है? तो आर्टिकल 16 जो है उसमें ये कहा गया है कि रोजगार, सार्वजनिक रोजगार, ठीक है? सार्वजनिक रोजगार जो है उसमें समान अवसर मिलने चाहिए। अच्छा मान लो कि सरकार के द्वारा कोई पोस्ट निकाली जाती है, कोई एक वैकेंसी निकाली जाती है किसी रोजगार के लिए, तो उसमें जो है ऐसा नहीं होगा कि अमीर को ही जो है वो मान्यता दी जाएगी और गरीब जो है उसको उस नौकरी पर मान्यता नहीं दी जाएगी। जो एलिजिबल कैंडिडेट है केवल उसी को उस पोस्ट के ऊपर जो है वो मान्यता दी जाएगी, ठीक है? तो ये सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात कही गई है आर्टिकल नंबर 16 में, ठीक है? 17 तो आपको पता ही है, रिवॉल्यूशन टू अनटचेबिलिटी है, ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है? तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने पर सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए जो आपको अधिकार मिलते हैं वो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके अंडर आप अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनकी अवहेलना हो रही है, तो आप मौलिक जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है? न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आता है ये। नेक्स्ट है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा अधिकार जो है सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो कौन सा अधिकार जो है कल्चरल राइट्स के अंदर आता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी भाषा और लिपि की रक्षा का अधिकार। जैसा कि अल्पसंख्यकों को दिया गया है कि वो अपनी भाषा को, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को, अपनी लिपि को बचाने के लिए वो कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? भाषा और लिपि का की रक्षा का अधिकार जो है वो सांस्कृतिक अधिकार के अंदर आता है, ठीक है? तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे वो आपने खुद सॉल्व किए होंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करें और क्लास को लाइक कर दें। मुझे कमेंट करके आप अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है या आपको कुछ और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप तब भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसके ऊपर जरूर आपके लिए क्लास लेकर आऊंगी, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।